नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में, तो आपने वे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सभी, उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर इसके कुछ थ्योरम करेंगे, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 9 रह रहा है। बाकी इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुए और फिर कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, और लेकिन उससे पहले मैं आपको थ्योरम कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, वेक्टर ए का मॉडुलस दे रखा है, वेक्टर बी का मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रखा है। आपसे निकलवा रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, ठीक है। देखो इसे उठा लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको कितना दिया है, 25। और आप इसका फॉर्मूला जानते हो, मैंने लिखवाया था, है ना, शायद लास्ट लेक्चर में बताया हो। मैंने कहा था मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा इंटू में, है ना, एन कैप नहीं आता है जब मॉडुलस लग जाता है, और इंटू में 25। बाकी ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। तो देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, रख दो 5, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 13, और साइन थीटा तो कितना आ जाएगा 25। तो देखो 5 जा, ठीक है, कितना आया 25। तो साइन थीटा आपका कितना आ गया यहाँ से 5/13। क्लियर है। आपको ए डॉट भी निकालना है, और ए डॉट भी निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होता है, पता होता है क्या फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो आपको क्या चाहिए कॉस थीटा, तो इस साइन थीटा की हेल्प से आप कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहाँ से कॉस थीटा निकल के ये आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 139। तो देखो 169 में से 25 गए 144, और बटे में 169 है, और ये किसके बराबर आया कोस थीटा के। तो कोस थीटा आपका किसके बराबर आया 12/13, ठीक है, 12/13, ठीक है। तो बस कोस थीटा वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए डॉट भी निकालना है, ए इसे ऐसे लिख लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 5 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 13 है, और कोस थीटा है आपका 12/13। तो 13 से 13 कट रहा है, और 12×5 = 60, तो 60 आ गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका कितना आया 60, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, करो नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद है आपका एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, बस यही रह रहा है, बाकी और सभी मैंने आपको करा दिए थे और घर से दे दिए थे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है, म्यू निकालना है, और आपको ये दे रखा है ना, फॉर विच, 4 होगा यहाँ पे, फॉर विच माने जिसके लिए ऐसा है, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, तो एक काम कर लो, पहले को वेक्टर ए मान लो, कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 27k कैप। दूसरे को वेक्टर बी मान लो, कितना है i प्लस लैम्डा j कैप और प्लस म्यू k कैप। आपको निकालना है, देखो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रखी है, तो आपको दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ठीक है जी। और दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो 0 के बराबर है, देखो, तो इसका मतलब है दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आई कैप डिटर्मिनेंट की हेल्प से, के है ना, i j k। आई का कोफिशिएंट वो यहाँ पे देखो पहले में 2 6 27 और 1 लैम्डा और म्यू, ठीक है जी, और बराबर किसके 0 के। करो इनकी, आई कैप है ना, इसे दबा लो 6 म्यू माइनस, और इसकी इधर हो जाएगी माइनस का 27 लैम्डा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है जी, इसे दबा लो 2 म्यू, बीच में माइनस, और 1 की 27 में 27 प्लस k कैप, इसे दबा लो 2 लैम्डा और माइनस का 6,
और ये किसके बराबर है, 0 के। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा और ये भी ऐसे रहेगा, सब के सब ऐसे रहेंगे, लेकिन ये है आपका 0 वेक्टर। ठीक है, 0 वेक्टर दे रखा है, देखो आप बुक में देखें आप लोग, हाँ 0 के ऊपर वेक्टर लगा रखा है। तो 0 के ऊपर वेक्टर लगा रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है जी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ भी वेक्टर लगा लो। तो 0 वेक्टर तो मैंने बताया था आपको, 0 वेक्टर क्या लिख सकते हो, 0 i कैप प्लस 0 j कैप और प्लस 0 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों तरफ i j k के गुणांकों की तुलना करने पर लिखना ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स COEFFICIENTS। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, आई का गुणांक यहाँ पे ये है, यहाँ पर 0 है। यहाँ देख लो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, और तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल जाएगी दूसरी वाली से, तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर कितना आया, 27/2, म्यू निकल गया, यहाँ से लैम्डा निकाल लो। ठीक है जी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 6/2 यानी 3, तो लैम्डा आपका कितना आया, 3। ठीक है, तो लैम्डा आपका आ रहा है 3 और म्यू आ रहा है 27/2। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कर दिया है, नोट करो इसे, फिर चलते हैं आगे। आइए इसके बाद इसकी कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ही आगे के क्वेश्चन और आगे के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हो सकते थे, जिन बातों को मैंने बताया था उनके आधार पर वे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज यानी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल के गुण या विशेषताएं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, और पहली थ्योरम भी है ये आपकी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी भी है और पहली थ्योरम भी है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ लिखा था स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रम बदल सकते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं शायद हिंदी में, लेकिन यहाँ पर आप क्रम नहीं बदल सकते। तो क्या लिखोगे, वेक्टर प्रोडक्ट। और मैं आपको बता दूं वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि वो कम्यूटेटिव होता था स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर है? चलो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, हाँ पहले एक बार ये देख लो, मान लो कोई दो वेक्टर हैं तो उनके लिए इसे समझाया जाए, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ऐसे समझाया जा सकता है, दैट इज अर्थात करके कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ना वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होता है, बल्कि क्या जाता है, माइनस। यदि इनका क्रम बदलोगे ना तो माइनस आ जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये बात आपको 11th क्लास से ही पता होगी। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इनका क्रम बदलने पर माइनस आ जाता है। इस बात को प्रूफ करेंगे कैसे, देखो वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आप देखेंगे क्या फॉर्मूला था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू में साइन थीटा, और यहाँ क्या आता है, एन कैप। ठीक है,
और इसके लिए मैंने डायग्राम बताया था आपको। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका जो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये क्या था, एन कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो एन कैप है ना परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन आप देखें, यदि आप बट है ना वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करते हैं, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे ना, तो जो एन कैप है वो नीचे की डायरेक्शन में हो जाता है, यानी ये हो जाता है माइनस का एन कैप। यदि इनका क्रम पलटते हैं तो डायग्राम केवल आपके समझाने के लिए है, बाकी बनाना नहीं है। तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, बल्कि वेक्टर बी पहले है तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा, और एन की जगह क्या आ जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा इस बार एन कैप कैसा है, माइनस का। तो इसका जो माइनस है इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और बराबर, इन्हें तो पलट के लिख सकते हैं भाई, इंटू है तो वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा, और इंटू में क्या आएगा, एन कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। जब यदि इन्हें पलटते हैं ना तो एन कैप ऊपर की डायरेक्शन में नहीं लिया जाता फिर। अरे जब इनकी डायरेक्शन बदली, ए पहले था, पहले बी बाद में था, जब इन्हें पलट दिया आपस में, तो एन कैप जो ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे थे ना वो नीचे की डायरेक्शन में लिया जाएगा। और आपको पता है वाई एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव, तो इधर एन कैप माइनस का होगा। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, ये आया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, लिख देना हैंस प्रूव्ड, नोट करो। फिर नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। ठीक है, कुछ नोट और दे रखे हैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं, फिर आगे कराता हूँ आपको। ठीक है, देखो इस थ्योरम के नीचे कुछ नोट दे रखे हैं और इन्हें समझ लो, ये क्वेश्चन में भी आपके काम आएंगे। नोट नंबर फर्स्ट, देखो किसी वेक्टर की प्रोडक्ट हो रही हो ऐसे, यानी एक वेक्टर कैसा हो, माइनस का हो। ठीक है जी, क्लियर है। तो उसमें पता है क्या होता है, जो माइनस है ना वो बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है। तो माइनस इस वेक्टर के साथ भी हो सकता है और दूसरे वेक्टर के साथ भी हो सकता है। तो दूसरे के साथ हो तो भी यही होगा भाई, दूसरे के साथ हो तो भी माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो यानी ये हो तो ऐसे लिख सकते हैं और ये हो तो भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी किसी एक वेक्टर के साथ माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी, बाकी डॉट प्रोडक्ट में भी बाहर आ जाता है। ठीक है, एक और है कि किसी एक वेक्टर के साथ कांस्टेंट दे रखा हो इस तरीके से, है ना। ठीक है जी, कांस्टेंट दे रखा है, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है ना। कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर। या फिर ये कांस्टेंट इसके साथ भी हो सकता है ऐसे, तो ये कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर। ठीक है, तो ये दोनों आपके समझने की चीज़ें हैं, इन्हें भी आप समझें कि माइनस हो तो बाहर आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से, किसी भी वेक्टर के साथ हो चाहे, और चाहे कोई ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फंक्शन है, यानी कोई कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो फिर अगले थ्योरम पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 पर चलते हैं, और ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे आप कहते हैं वितरण नियम, और ये आपने स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ा होगा। तो मान लो कोई 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है यदि आपके पास, तो वेक्टर ए दोनों में बटेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो वेक्टर ए की मल्टीप्लाई इसका मीन्स दोनों में होगी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बीच में प्लस है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो है ना, 3 वेक्टर्स लिख देना, 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये होता है
वितरण नियम, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, आइए इसका प्रूफ करते हैं। देखो इसका प्रूफ में आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा। ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है इसे मानना पड़ेगा। मान लो कोई फंक्शन है वेक्टर p, और वही मानेंगे इसे सारे को इधर ला के। तो इसे मान लो वेक्टर a, यही वाला सारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और इस सारे को इधर ले आओ तो माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, तो इस सारे को आपने क्या मान लिया, वेक्टर p, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसी दूसरे वेक्टर से, वेक्टर r से। ठीक है, तो वेक्टर p आपको पता है, बल्कि r को पहले लिख लो, है ना। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर p कर दो, तो वेक्टर r ये रहा डॉट वेक्टर p ये रहा सारा, लिखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है जी। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर r डॉट वेक्टर p, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, है ना, इसके लिए बड़ा ब्रैकेट लगा लो चाहे आप, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, माइनस वेक्टर r डॉट, डॉट है ना बाहर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, माइनस वेक्टर r डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है जी। अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूँगा। ठीक है, कौन से वाला, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, चलो यहाँ को आपने पढ़ा होगा, है ना, मैंने तो शायद मैथ में पढ़ा था 11th-12th में, वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी वाला। वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ना, ये होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डॉट c। ठीक है जी, यानी देखो ध्यान देना, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट पहले दूसरे के बीच, क्रॉस प्रोडक्ट पहले दूसरे तीसरे के बीच है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप पहले दूसरे के बीच लगा सकते हो। पहले डॉट प्रोडक्ट पहले के बीच थी तो उसे, है ना, तीसरे के साथ लगा सकते हो। तो फॉर्मूला होता है, चाहे आप ऐसे कह सकते हो, a क्रॉस b डॉट c होता है किसके बराबर, a डॉट b क्रॉस c के, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ कि a क्रॉस b जो होता है, a क्रॉस b डॉट c, उसे आप लिख सकते हो a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, a डॉट b, ठीक है, a डॉट b क्रॉस c, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को आप इंटरचेंज कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, देखो ए बी वही है, ए बी सी, लेकिन जहाँ क्रॉस था वहाँ डॉट लगा दिया, और जहाँ डॉट था वहाँ क्रॉस लगा दिया, और ब्रैकेट में कौन रहेगा, मतलब क्रॉस वाले ब्रैकेट में रहेंगे जिनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओ, ये वाला, तो देखो ध्यान देना क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट की जगह क्या आएगा, क्रॉस, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, डॉट की जगह क्रॉस, और क्रॉस वाले ब्रैकेट में क्रॉस की जगह डॉट, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बात समझ में आई। देखो ये ए है, कैपिटल ए, ये बी है, ये कैपिटल सी है ना, वहाँ के अनुसार देखें तो समझ में आया। तो डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट, और मैंने बताया क्रॉस वाला ब्रैकेट में आना है, यहाँ पर लगाओ ये वाला, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, है ना, और ये ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ डॉट वेक्टर बी। ठीक है जी, और यहाँ भी ऐसे लगाओ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ क्या आएगा, डॉट वेक्टर सी। ठीक है जी, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी कितना आएगा, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई बी में भी कर दो और इसकी सी में भी कर दो, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, इसकी मल्टीप्लाई यानी डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी हो गई, और बीच में प्लस है, इसकी जो मल्टीप्लाई है डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, इस सारे की सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस सारे की इसमें मल्टीप्लाई कर दी और इस सारे की इसमें भी कर दी। क्लियर है। और ये सारा ऐसे ही लिखो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो आप देखेंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों सेम है, कट गए, और ये दोनों भी सेम है, कट गए। तो वेक्टर आर
डॉट वेक्टर p किसके बराबर आया, 0 के। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, मैंने बता रखा है आपको कि कोई दो वेक्टर यदि बराबर आते हैं, वो किन्हीं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आती है, तो मैंने बता रखा है आपको कि या तो वे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कोई सा एक क्या है, 0 है, या कोई सा एक वेक्टर क्या है, 0 है। तो हमें तो वेक्टर p 0 लेना है, उसी का काम पड़ेगा हमें। तो हमने ले लिया, मान लो वेक्टर p कितना है, दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर p कितना है, 0, और वेक्टर p कितना है, ये मान रखा है, इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इस वेक्टर p की वैल्यू रखो जो मानी थी, ये मानी थी ना, ये। तो वेक्टर a वैल्यू रख रहे हैं क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर, वो बराबर नहीं, माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, और ये किसके बराबर है, 0 के। इस सारे को इधर ले जाओ, तो यह जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और प्लस माइनस वाले इधर आके प्लस हो गए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। तो देखो यही तो सिद्ध करना था, ये, और यही सिद्ध हो गया है, ठीक है। नीचे लिखो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये वाला फॉर्मूला लगाया, बस ये लाइन मेन है, ठीक है। और एक वेक्टर माना है वेक्टर p, और वो मानना क्या है, इस वाले को इधर लाके ही मान लेना है। किसी वेक्टर से, ये है आर्बिट्रेरी वेक्टर, आर्बिट्रेरी यानी अपनी इच्छा से लिया हुआ, आर्बिट्रेरी क्या होता है, अपनी इच्छा से लिया हुआ, ठीक है, ऐच्छिक, ठीक है। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करी और वहाँ से फिर वो वाला फॉर्मूला लगा के ये कर दिया है, ठीक है। करो इसे नोट, चलते हैं फिर आगे। आइए इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। देखो थ्योरम नंबर 3 जो है ना, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ये थ्योरम नंबर 2 कराई थी, लेकिन इसके प्रूफ में एक बार मेहनत कर लेना आपने, तो दोबारा प्रूफ में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, लिखना 4 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी था पहले में, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, पहले वाली लिख देता हूँ। क्या थी पहले वाली, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बीच में प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। लेकिन इस थ्योरम में प्लस की जगह क्या आएगा, केवल माइनस, ठीक है। प्लस की जगह क्या आएगा, केवल माइनस, ठीक है। तो यही थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, और ये याद भी रखना है कि ऐसा होता है, और ये तो नॉर्मल बात है, आपके खुद ही याद रहेगी। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से, उस थ्योरम की हेल्प से जो थ्योरम आपने थ्योरम नंबर 2 अभी प्रूफ की है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये ले लो, ये ला देंगे। तो वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर कितना आएगा, ठीक है जी। ये लेके नहीं चलना, ये लाना है। तो देखो बीच में प्लस हो तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग जाएगी पहले वाली, तो बीच में प्लस बना लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी, ऐसे कर लिया। अब बीच में प्लस है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा जो इससे पहली थ्योरम थी। क्या हो जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर सी। और कौन सा लॉ लगाया, तो लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम या बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम से, ठीक है जी। और फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको कि किसी भी वेक्टर में माइनस हो, जैसे यहाँ पे इसमें वेक्टर में माइनस हो रहा है, तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है। तो इसका माइनस बाहर ले आओ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस बाहर ले आओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है। और आप देखो यही तो लाना था, तो यही आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था और यही आपका सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ा है ना क्या कहूँ, थोड़ी जल्दी है ना, तो यहाँ तक कर लेंगे, कहीं जाना है ना, तो यहाँ तक कर लो बस। आज की क्लास थोड़ी रखते हैं, फिर कल अच्छे से और कराऊंगा, ठीक है। तो तीनों थ्योरम बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, साथ के साथ बहुत अच्छे से तैयार करो, पूरी स्पीड से चलेंगे, लेकिन आपका सहयोग मिलना चाहिए। मैंने अपनी समस्याएं आपके सामने रखी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, उन समस्याओं के कारण विलंब होता है, ठीक है। तो आप लोग सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि
है ना, हम लोग समर्थ हो सकें आपकी सेवा करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, ठीक है। और ये जो असुविधाएं हैं और ये जो सभी बाधाएं हैं मार्ग की, वो जल्द से जल्द छट सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।